हमने किया कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे आता है, देन वी डिड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे होता है, और अभी हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको बताया मैंने कि जब कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं। फाइनेंस का अरेंजमेंट करने के बाद हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। हमने अपनी बिल्डिंग खरीदी, हमने प्लांट खरीदा, हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो जब सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाता है तब एक्चुअल में हम रॉ मटेरियल की परचेज, सेल परचेज के ऊपर आते हैं, और फिर के बाद जो भी वर्किंग होती है, जो बिजनेस में प्रॉफिट को कमाने के लिए की जाती है, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को में से कैश फ्लो निकालने के लिए दो मेथड थे हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कल मैंने बताया आपको। अभी हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में किस तरीके से हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। जस्ट अ मिनट। So we will start with net profit. और ये नेट प्रॉफिट हमने कौन सा लेना होता है? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है ये मैं अभी बताऊंगी आपको। अभी हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, कि हमने कौन सा प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हम P&L अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट में जब हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और इधर हम सारे खर्चे लिखना शुरू करते हैं, तो ये खर्चे लिखने के बाद लास्ट में हमारी एक आइटम आती है टैक्स, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं उन्हीं के ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करते हैं तो ये हमारे जो प्रॉफिट आते हैं ये कौन से हैं? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं। मैंने अभी यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर या बिफोर? बिफोर। बिफोर टैक्स। तो इसका मतलब मुझे ये टैक्स कटने से पहले के जो प्रॉफिट्स हैं वो चाहिए, राइट? मेरे को टैक्स कटने के बाद के नहीं, मुझे कौन से चाहिए? टैक्स कटने से पहले के प्रॉफिट्स चाहिए। तो टैक्स कटने से पहले के प्रॉफिट का मतलब है कि अगर उसमें से टैक्स कट चुका है तो मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? यस मैम। अब मैंने कल आपको एक और बात भी बताई थी कि जब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाते हैं उसी में से हम प्रॉफिट्स का बंटवारा करते हैं, एप्रोप्रिएशन जिसे हम कहते हैं। यानी कि अगर हमने ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, हमने अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे फाइनल डिविडेंड हो, अगर हमने ऐसी कोई भी चीज देनी है तो वो टैक्स देने के बाद दी जाती है। तो इसका मतलब अगर मैंने ये सारी चीजें भी दे दी हैं तो ये वापस मुझे क्या करनी पड़ेंगी? ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये आपके लिए किस कैटेगरी में आएंगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यानी कि जो भी हम सरप्लस में, जो भी हमने कोई भी ऐसी आइटम जिसको हमने प्रॉफिट्स में से निकाल दिया है, हमें वो सारी की सारी वापस उसमें ऐड बैक करनी है। और ये ऐड बैक करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट्स आएंगे वो प्रॉफिट हमारे कहलाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है? तो जो क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्ट करना है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और ये कहाँ से आया ये मैंने बता दिया। अब हमने क्या करना है? अब मैंने आपको बताया था कि जो भी नॉन कैश आइटम्स हैं वो हमने इसमें ऐड करते जाना है। तो हम इसको लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अगर वो नॉन कैश है तो भी, अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो भी, तो उस सारी चीजों को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो अब आप देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नॉन कैश आइटम्स में हम इसमें ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने असेट 1 लाख की थी, हमने बुक्स में 80,000 की दिखा दी, क्या हमने 20,000 किसी को कैश दिया? नो मैम।
हमने किसी को 20,000 कैश तो नहीं दिया, इसका मतलब कैश में तो कुछ भी कम नहीं हुआ। तो लेकिन हमने P&L में क्या किया हुआ था, हमने यहाँ 2 डेप्रिसिएशन दिखाया हुआ था, तो 2 डेप्रिसिएशन दिखाने से हमारे प्रॉफिट्स कम हुए थे, हमने वापस उसको ऐड कर दिया। इसी तरह से हमारे पास होता है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल बिजनेस चलते में बेच देते हो क्या आप? नो मैम। जब हम गुडविल को बेच ही नहीं सकते हैं रूटीन में, तो हम सिर्फ बुक्स में गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, उसको कम करके दिखाते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं थोड़ी सी, सिर्फ अपने प्रॉफिट्स कम करने के लिए कि टैक्स कम लग जाए हमें। तो गुडविल रिटर्न ऑफ हमने जो किया उसमें कहीं कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ? नो मैम। जब कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ तो हमने उसको ऐड कर दिया। सिमिलरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कब किए जाते हैं? जब बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है, उससे पहले कर रहे होते हैं हम, तो उस टाइम जब हमने किए होंगे तो हमने कैश में पे कर दिए होंगे। लेकिन क्योंकि वो हमारे एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि तब तो हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ होता है, इतनी इनकम्स भी नहीं होती, तो दैट मीन्स हमने खर्चा तब कर दिया, तब कैश में पे कर दिया। लेकिन जिस साल हम राइट ऑफ कर रहे हैं, जिस साल हम उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ P&L में दिखा रहे हैं, क्या उस साल हम कैश में पे कर रहे हैं? Yes. Are we paying preliminary expenses in cash in the year in which we are writing it off? No. तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जब हमने डिवेंचर्स को इशू किया होगा तो डिस्काउंट की एंट्री कर दी होगी, तो हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, हमने धीरे धीरे उसको राइट ऑफ किया, तो अगेन हम कैश तो नहीं पे कर रहे। अंडरराइटिंग कमीशन, जब शेयर्स को के लिए दिया जाता है अंडरराइटिंग कमीशन, तो वो जिस साल दिया जाता है उस साल कैश में पे हो जाता है, लेकिन जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं तो हम सिर्फ अपने P&L में खर्चा दिखाते हैं, हम उसको पे नहीं करते। तो ये सारे वो खर्चे हैं जो हमने राइट ऑफ किए बट नॉट पेड इन कैश हैं, तो हम इनको वापस क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। यहां तक समझ में आया? इसके बाद एक आइटम आती है आपकी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने असेट 1 लाख की थी, 80,000 की बेच दी, कितना नुकसान हो गया? 20,000 का नुकसान हो गया। क्या ये नुकसान आपने कैश में पे किया है? कैश तो आया है, 1 लाख की बजाय 80,000 आया। कैश का तो इनफ्लो हुआ है कि कैश हमारे पास सेल करने से 80,000 रुपए आया, 20,000 रुपए कम आया है, लेकिन 20,000 हमने अपनी जेब से दिया तो नहीं है लॉस। तो जब हमने 20,000 अपनी जेब से नहीं दिया तो वो लॉस हमने वहां से उससे अपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया, तो उससे कैश तो कम नहीं हुआ, प्रॉफिट्स कम हो गए आपके, कोई बात नहीं, कैश तो कम नहीं हुआ, तो हमने वापस उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। और इसी तरीके से अगर प्रॉफिट होता ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो क्या कर देते हम, वो लेस कर देते। अब इसके बाद आपको ये 3 चीजें नजर आ रही हैं जो मैंने यहां लिखी थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। ये मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। अगर मैंने बिल्डिंग में रेंट पे दी है तो मुझे उसके ऊपर क्या मिलेगा, रेंट। तो मैंने ये सारी इनकम तो यहाँ दिखा दी है ना, ये क्या मेरी बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है? मैंने किसी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, किसी के डिवेंचर्स में पैसा लगा रखा है, मैंने अपनी बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है, तो ये क्या मुझे अपने बिजनेस की गुड्स की सेल परचेज से प्रॉफिट या इनकम हो रही है? नो, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और जहां पर मुझे, मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया,
अब जब मेरे को कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना था तो मैंने उस टाइम पे यहाँ इसको दिखा दिया कि मेरे पास कैश यहाँ पर आया है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया है, लेकिन क्योंकि ये इनकम मेरे P&L में क्रेडिट हुई होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो मेरे प्रॉफिट्स फिर से बढ़ गए होंगे। अब डबल मेरे पास तो असर हो गया यहाँ पे, तो मुझे एक बार इसका इम्पैक्ट निकालने के लिए और मुझे ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए ये यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट्स में ऐड हुए हैं और ये यहाँ के है ही नहीं, ये ऑपरेटिंग नेचर के है ही नहीं। तो लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेस डिविडेंड रिसीव्ड, लेस रेंट रिसीव्ड, ये मेरे को तीनों माइनस करने पड़ेंगे या नहीं माइनस करेंगे? यस मैम। अब ये सब करने के बाद जो मेरे पास आया, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी भी क्या बचा है? अभी भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का चेंज बचा हुआ है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का चेंज क्या है कि जैसे फिक्स्ड एसेट्स का था, नेचर वही रहेगी। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट को सेल किया था, सेल करने से एसेट मेरी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रही थी तो परचेज करने से कैश क्या हो रहा था? डिक्रीज जा रहा था। इसी तरह से अगर मैं स्टॉक को खरीदूं तो स्टॉक बढ़ेगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो कैश क्या होगा? कम होगा। कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही सेम ट्रीटमेंट है। अगर मैंने कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो मेरे को क्या होगा? लायबिलिटी कम हो रही है और कैश भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यस मैम। तो सिमिलर बिल्कुल वही जो वहां पर रिलेशन था वही यहाँ पर रिलेशन है। अगर मेरे पास डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। और अगर मेरे पास इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो वो भी ऐड हो जाएगी, और इसका रिवर्स जो है वो लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स वो लेस हो जाएगी और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो है वो ऐड हो जाएगी, सॉरी लेस हो जाएगी। तो ये सब करने के बाद मेरे पास जो आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या होगा? ये होगा मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से मुझे पे करना है टैक्स। अब इसमें से मुझे क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। तो जो टैक्स की प्रोविजन और टैक्स पेमेंट की एडजस्टमेंट हम करेंगे वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि यहाँ कौन सा वाला टैक्स आता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाता है, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स और एक होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये मैंने आपको फंड फ्लो के टाइम पे भी बताया था, एक बार फिर से बता रही हूँ। जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ये हम आज बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, यानी कि टुडे वी आर मेकिंग इट फॉर फ्यूचर। और टैक्स पे जो हम करते हैं वो लास्ट ईयर का होता है, पिछले साल का, ठीक है। तो जो प्रोविजन हम बनाते हैं क्या वो हम कैश में पे कर रहे हैं? यस और नो? नो मैम। नो मैम। नो। लेकिन जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कैश में पे कर रहे हैं या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो टैक्स पेड जो है ये तो कैश में जा रहा है, लेकिन जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये कैश में नहीं है, नॉन कैश है। हमने प्रोविजन बनाया, अभी दिया नहीं, हमने लिख दिया कि इतना हमारा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो अगर बना हुआ है तो वो तो हमने कैश जो प्रॉफिट हम निकालते हैं उसमें वापस ऐड कर देना है, और जो कैश पे किया है वो हमने माइनस करना है। समझ में आया?
मैम रिपीट कर दो। जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो क्या चीज है? वो पिछले साल का टैक्स है जो हम कैश में पे कर रहे हैं। ये टैक्स पेड जो है ये लास्ट ईयर जो हमने कैलकुलेट किया था, लास्ट ईयर की। आप टैक्स कौन सी इनकम पर देते हो? करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देते हो या नहीं देते हो? यस मैम। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे जब आपने टैक्स दिया तो वो तो आपने कैश में पे किया, लेकिन इस साल क्या आप टैक्स का प्रोविजन नहीं बनाते? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो आप प्रोविजन बना रहे हो, आप वहां पे रख रहे हो कि इतना पैसा मैंने रख दिया कि मुझे अगले साल इसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा। पे तो अगले साल करना ना इस वाले प्रोविजन का टैक्स। ये जो प्रोविजन हमने बनाया है ये कैश में नहीं पे कर रहे हम। ये कौन सा है? ये नॉन कैश है। तो अगर टैक्सेशन प्रोविजन दिया होता है तो इसको हम वापस क्या कर देते हैं? ऐड बैक कर देते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके, अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं कि हमारे पास कैश कहाँ कहाँ से आता है। कैश का जो फ्लो है, पहला हमने बताया आपको रिवर्स ऑर्डर में कि कैश फ्लो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, दूसरा हमने बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और तीसरा हमने बताया आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ऑपरेटिंग का जो रिजल्ट होगा वो आपने लेना है, देन फाइनेंस इन्वेस्टिंग का रिजल्ट लेना है, फिर फाइनेंसिंग का रिजल्ट लेना है। ये तीनों रिजल्ट्स लेने के बाद आपने इसमें ओपनिंग कैश को ऐड कर देना है। जब आप इसमें ओपनिंग कैश या ओवरड्राफ्ट जो भी होगा उसको ऐड लेस करोगे तो आंसर जो आपका आएगा वो क्लोजिंग कैश बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? यस मैम। ओके।